तो आज है हमारा डे फर्स्ट और हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। क्लास 6 की एनसीईआरटी का मतलब है कि हमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री चारों सब्जेक्ट की क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, वो भी 8 दिनों में। तो मैं तो पहले से भी पढ़ चुकी हूँ एनसीईआरटी, इसलिए मैं आज स्टार्ट करती हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी। और मैं उसे ये वीडियो बनाने से पहले मैं उसे कंप्लीट कर चुकी हूँ सुबह में ही। तो मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं उसकी नोट्स बनाई हूँ और पढ़ के भी बताऊँगी। तो ये मेरी लॉन्ग वीडियो होगी, तो आप लोग ये रही मेरी नोट्स जिसको मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखा है, तो मैं इसे पढ़ के बताती हूँ। पहला पॉइंट क्या है, सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो इसमें खगोलीय पिंड की परिभाषा दी गई है। इसका दूसरा टॉपिक है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, जैसे अर्था मेजर या बिग बियर। तीसरा पॉइंट है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड जो ग्रह कहलाते हैं। तो जैसे पृथ्वी हमारा ग्रह है, तो पृथ्वी का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चौथा पॉइंट है, आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र। आंतरिक ग्रह, जैसे हमारे ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य ग्रह होते हैं, एक आंतरिक ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चट्टानों से बने होते हैं। और बाह्य ग्रहों में जो हमारा पांचवा पॉइंट है, उसमें है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो चट्टानों से बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह जो होते हैं हमारे, वो गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। उसके बाद आता है हमारा छठवां पॉइंट। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने जो 2006 अगस्त में हुई थी, अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो एक बौना ग्रह है और इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। सातवां पॉइंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। आठवां पॉइंट है, ग्रह होता है, उससे बड़ा सौरमंडल होता है, उससे बड़ी आकाशगंगा होती है और सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर ढेर सारी आकाशगंगाएं आएंगी और आकाशगंगाओं के अंदर ढेर सारे सौरमंडल आएंगे और सौरमंडल के अंदर ग्रह आते हैं। और हमारा ग्रह क्या है? ग्रहों के अंदर हमारी पृथ्वी आती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है? आठवें के बाद नौवां पॉइंट क्या है? विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। और 10वां पॉइंट क्या है? 10वां में ये फिगर है। इस फिगर में क्या है? जो विषुववृत्त होता है उसे हम कर्क रेखा और उसके बाद मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। और मकर रेखा, इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। जबकि इस ध्रुव वृत्त, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो या उत्तरी ध्रुव वृत्त हो, उसके बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। तो हमारी कर्क रेखा कहाँ है? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, जबकि मकर रेखा हमारी 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर है। तो ये हो गया हमारा 10वां पॉइंट। फिगर के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 11वां पॉइंट हमारा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन तथा सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो ये घूर्णन और परिक्रमण में अंतर है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है 12, ग्लोब पर वह वृत्त जो सदैव जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा 13वां पॉइंट, जो हमारा ऋतु से संबंधित है। तो जैसे देखिए, ये हमारा दिखा रहा है कि 21 मार्च के दिन जो सूर्य बीच में होता है और पृथ्वी हमारी ये जो उसके चारों तरफ घूम रही है, तो 21 मार्च के दिन क्या होता है? उत्तरी ध्रुव पे क्या होता है? वसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे क्या होती है? शरद ऋतु होती है। उसके बाद इसी तरह के जब दिन आगे बढ़ता है और 21 जून आता है, तो हमारा इसी तरीके से देखिए मौसम चेंज होता है। फिर 22 सितंबर आता है और इसका उल्टा हो जाता है। उत्तरी ध्रुव में क्या हो जाता है? शरद ऋतु आ जाती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में वसंत ऋतु आ जाते हैं। इसके बाद ग्रीष्म का मौसम आता है 22 दिसंबर। तो उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? शीत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये 22 दिसंबर की घटना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा 14, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो जिस दिन 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, तो इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? इस अवस्था को उत्तर अयनांत। फिर अगला पॉइंट हमारा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होता है तथा छोटी रात होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। 16वां पॉइंट क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। तो ये मानचित्र की परिभाषा है। 17वां देखिए, मानचित्र को 3 भागों में बांटा गया, राजनीतिक और भौतिक और थीमेटिक। तो थीमेटिक, राजनीतिक और भौतिक की परिभाषा सामान्यतः सब जानते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र जो विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा क्षेत्र मानचित्र हो गया आदि। उसके बाद 18वां क्या हो जाएगा? 18वां रेखा चित्र क्या होता है? तो रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जैसे अगर कहीं पे हमें जाना रहता है तो हम बताते हैं ना, मार्गदर्शन कैसे देते हैं कि आगे से बाएं होके फिर 10 कदम की दूरी पे हम दाएं ले लेते हैं, फिर थोड़ी दूर पे एक मंदिर होगा, फिर उस मंदिर के ऐसे, मतलब जो भी कभी हम बताते हैं, अगर मौखिक रूप से बताते हैं, तो ये हमारी याददाश्त पे, मतलब याददाश्त पे आधारित होता है रेखा चित्र जो होता है। उसके बाद आता है 19वां पॉइंट। तो एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा जाए तो वो रेखा चित्र जो होता है वो खाका कहलाता है। यहाँ पे खाका की परिभाषा दी गई है, खाका क्या होता है। 20वां पॉइंट हमारा है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। 21वां है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। 22वां पॉइंट है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं।
तो ये हमारे ये ऐसा नहीं है कि 6 की बुक का कोई एक चैप्टर हो, तो इसमें सारे सब चैप्टर्स को हम पॉइंट वाइज लिख दिए हैं। हम यहाँ पे ये तो नहीं बता रहे हैं कि किस चैप्टर से ये पॉइंट ले गया। जब आप पढ़ेंगे इसको तो शायद आपको पता चले और आप मतलब पता कर पाएँ कि किस चैप्टर से कौन सा पॉइंट लिया गया है। अगला पॉइंट हमारा है भारत के शोध संस्थान कौन कौन से हैं? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और 24वां पॉइंट क्या है? पहाड़ी वस्तलीय भाग होता है जो कि आसपास के भूमि से ऊंची उठी होती है। 25वां क्या है? 600 से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। तो जिस पर्वत पहाड़ी ढाल की ऊंचाई ज़्यादा हो और उसकी ऊंचाई कितनी हो? 600 मीटर से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएंगे? पर्वत कहलाएंगे। इसके बाद 26वां पॉइंट देखिए, आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पर विभिन्न आकृतियाँ पाई जाती हैं। 27वां वलित, भ्रंशोस्त तथा ज्वालामुखी, ये सब पर्वत के प्रकार हैं। जैसे हिमालय पर्वत क्या है? एक वलित पर्वत है। राइन घाटी, वासजेत पर्वत, भ्रंशोस्त पर्वत के उदाहरण है। उसके बाद आता है माउंट किलिमंजारो, इस तरह के पर्वत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत हो सकता है, भ्रंशोस्त पर्वत हो सकता है तथा ज्वालामुखी पर्वत होता है। 28वां पॉइंट क्या है? जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोस्त पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए को द्रोणिका या ग्राबीन कहा जाता है। ये देखिए, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ 28वां। 29वां पॉइंट क्या है? भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। आप हमें बताइएगा कर्नाटक में किस नदी पर जोग जलप्रपात है। 30वां पॉइंट क्या है? भारत उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय क्षेत्र को घेरे हुए हैं। 31वां पॉइंट है, भारत का दक्षिण उत्तर जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक के बीच में है। तो ये हो गया हमारा 31वां पॉइंट। 32वां पॉइंट क्या है? पश्चिमी घाट का विस्तार समान रूप से, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान रूप से है। 33वां पॉइंट क्या है? पूर्वी घाट मैदान तटीय मैदान के अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में अंतर पूछ देता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच, तो उनके लिए ये सही है। 34वां पॉइंट है मौसम, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, ये मौसम की परिभाषा है। 35वां है दिसंबर से फरवरी तक ठंडा रहता है, जबकि मार्च से मई तक गर्मी रहती है। जून से सितंबर तक वर्षा होती है और अक्टूबर से नवंबर तक मानसून के लौटने का समय होता है। 36वां पॉइंट क्या है? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा ही जलवायु है। यहाँ पे जलवायु को परिभाषित किया गया है। इसी तरीके से हमारा अगला पॉइंट है 37, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। 38वां पॉइंट हमारा अक्टूबर का पहला सप्ताह, अक्टूबर के पहले सप्ताह को क्या कहते हैं? वन्यजीव के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से हमारा क्लास 6 का NCERT मतलब क्लास 6 की NCERT खत्म। अब मैं इस चीज़ को दोबारा पढ़ूंगी और इसको जो भी जरूरी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी इसको हाईलाइट करूँगी। तो आप लोग भी, उम्मीद है आप लोग भी मेरी तरह पढ़ रहे होंगे और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालते होंगे। NCERT पे समय दीजिए, थोड़ा सा आप NCERT को पढ़ते रहिए। और अगर आप NCERT को पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे लगेंगे एक बार फिर से रिवीजन करने में। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो फिर आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो कहूँगी पहले आप पढ़िए, फिर शॉर्ट नोट बनाइए और दोबारा आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस शॉर्ट नोट के माध्यम से आप बार बार उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का मेरा पहला टारगेट, ये मेरा पहला दिन था और मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया। तो खुशी तो मुझे हो रही है, तो आप लोग भी कंप्लीट करिए और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।